गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएलडी मैथ फर्स्ट ईयर की क्लास में। आज हम तीसरी इकाई के लास्ट में उप इकाई 5 को पढ़ेंगे, आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न। देखिए, सबसे पहले आंकड़े किसे कहते हैं? हमारा गुणात्मक और मात्रात्मक चर के मानों के समुच्चय को आंकड़े या दत्त या डेटा कहते हैं। दोबारा देखें, गुणात्मक और मात्रात्मक चर के मानों के समुच्चय को आंकड़े या दत्त या डेटा कहते हैं। अब इन आंकड़ों के क्या उपयोग होते हैं, यानी हमारे क्या काम आते हैं आपके दैनिक जीवन में? बहुत सारी आपने सूचनाएं होंगी जिनका हमें प्रयोग करना होगा और उसको आवश्यक रूप से हम इनका उपयोग करते हैं। अगर अपने विद्यालय की बात करें तो विद्यालय के कोशार में, परीक्षा परिणाम में, इन सब के अंदर भी हम आंकड़ों का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है इस अध्याय के अंदर, जो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या हमारा उद्देश्य है। तो सबसे पहले सूचनाओं को एकत्रित करके सुव्यवस्थित करना, यानी किस प्रकार से हमें सूचनाएं इकट्ठी करनी है और किस प्रकार से उसको व्यवस्थित करना है। आंकड़ों का चित्र में, यानी जो हमारा डाटा है उसको हम डायग्राम या चित्र के द्वारा किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हमारे विद्यालय का प्रबंध, यानी हमारी समय सारणी, जो भी चीजें विद्यालय को चलाने के लिए हम इस डाटे का उपयोग किस प्रकार से करेंगे और क्या क्या पैटर्न है, नए पैटर्न है, डाटा के बारे में इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। आंकड़ों की अगर अपने बात करें तो आंकड़े दो प्रकार के होते हैं बच्चों। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप। पहला है प्राथमिक आंकड़ा और दूसरा है द्वितीयक आंकड़ा। तो आंकड़ों को एकत्रित करना, संकलन करना और आंकड़ों का प्रबंध करना कहलाता है। इन दोनों प्रकार से आंकड़ों को इकट्ठा करना, उसको संकलन करना और उसमें से रिजल्ट निकाल के मैनेजमेंट करना, यही आंकड़ों का संकलन कहलाता है। आंकड़ों के दो प्रकार, जैसे कि पहला प्रकार है प्राथमिक आंकड़े, जिन आंकड़ों का संकलन व्यक्ति समय करता है, यानी जो उन आंकड़ों को यूज कर रहा है, अगर वो समय उसको एकत्रित करता है या वो संस्था समय एकत्रित करती है तो हम उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। प्राथमिक आंकड़े दोबारा देखें, जो उपयोगकर्ता या संस्था उन आंकड़ों को समय कलेक्ट करता है, इकट्ठे करके उसको यूज करता है, तो वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। जैसे कि विद्यालय के अंदर अपने स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं है, तो हम प्रत्येक बच्चे को तोल कर डॉक्टर को दिखाकर एक टैली बना लेंगे। ये हो गया बच्चों की लंबाई, वजन। तो इस प्रकार से जो डाटा तैयार हो गया, ये प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। दूसरा प्रकार द्वितीयक आंकड़े। तो द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वे आंकड़े जो अन्य स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, यानी जो उपयोगकर्ता, अनुसंधानकर्ता वो स्वयं नहीं प्राप्त करता, अन्य स्रोत ने उसको यूज कर लिए, वहां से जो आंकड़े आप प्राप्त कर रहे हो तो वो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाओं से अगर आप कोई चीज ले लेते हो और उससे कोई डाटा तैयार करते हो, द्वितीयक आंकड़े हो गए। इसके अलावा बजट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, योजनाएं होती हैं, तो वहां से हम डाटा कलेक्ट करके और आगे कोई रिजल्ट निकालते हैं, तो वो द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। तो द्वितीयक आंकड़े में हम जैसे पहले हमने वजन वगैरह ले लिया, लंबाई वगैरह ले ली, उसके बाद अगर आपको विद्यालय में सोच लिया कि विद्यालय में अपने को पोशाक देनी है, तो पोशाक देने के लिए हमने अनुमान लगा लेंगे, हमारा लिस्ट देख लेंगे कि इतने बच्चों की हाइट ये, इतने के अनुमान लगा लेंगे, तो ये द्वितीयक आंकड़े के रूप में उपयोग हो जाएगा। नहीं तो मुख्य रूप से टेलीविजन, पत्र पत्रिकाएं या कोई ऐसे जर्नल आते हैं जिससे हम आंकड़े लेते हैं, तो वो सारे के सारे द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। अब अगला टॉपिक है आंकड़ों का संकलन। इकट्ठा कैसे करते हैं? व्यक्तिगत प्राथमिक आंकड़े, व्यक्तिगत, जैसे मुझे यूज करना है, मैं खुद जाकर तैयार करूं, ये व्यक्तिगत कहलाएगा। दूसरा, अनुसूची बनवाकर या विशेषज्ञों द्वारा, विशेष जिसकी योग्यता है उससे लेके। और द्वितीयक आंकड़े प्रकाशित स्रोत, जैसे समाचार पत्र पत्रिकाओं द्वारा,
अप्रकाशित स्रोत, यानी कुछ आंकड़े ऐसे हो सकते हैं जो प्रकाशित नहीं हुए हैं लेकिन कहीं हैं, वहां से आप उठा के काम ले रहे हो, तो वो अप्रकाशित आंकड़े कहलाएंगे, यानी वो पब्लिक रूप से नहीं प्राप्त होंगे, किसी विशेष जगह से जाके आपको प्राप्त करने पड़ेंगे। अब आंकड़ों का क्या लाभ है, नेक्स्ट टॉपिक है आंकड़ों का क्या लाभ है, क्या महत्व है। देखिए, आंकड़ों के आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भाई इस प्रकार का मौसम है, ये चीज है, ये रहने वाला है, या हम ये कह सकते हैं भैया तेरे टेस्टों में नंबर कम आया है, तू पढ़ाई में कमजोर चल रहा है, या तू और अच्छा कर सकता है। ये हम आंकड़े और उसका रिजल्ट परिणाम देखकर ही बता सकते हैं। तो ये आंकड़ों के लाभ या महत्व हो गया। आपको अगर आंकड़ों की आवश्यकता आ जाए तो इन्हीं पॉइंटों को अपने बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आंकड़ों का सारणीकरण। जो हमें सूचनाएं मिल गई, जो हमें डाटा मिल गया, जो हमें आंकड़े मिल गए, क्या हम उनको सीधा उपयोग में ला सकते हैं? नहीं। जैसे मैं कहूँ आपको, जैसे ये काउंटिंग दे रखी है, देखिए पीछे अगर आप देख रहे हैं तो ये अलग अलग दे रखी है, इससे हम क्या परिणाम निकाल सकते हैं? कुछ भी निकाल सकते हैं। इन आंकड़ों का उपयोग इस रूप में संभव नहीं है। हम जब आंकड़ों को एकत्रित करते हैं सही और शीघ्र परिणाम प्राप्त करने के लिए सूचनाओं को व्यवस्थित करना सारणीकरण कहलाता है। देखिए, सारणीकरण किसे कहते हैं? आंकड़ों को या डाटा को सही और शीघ्र परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित करना और उनको सारणी के रूप में प्रदर्शित करना ताकि शीघ्र रिजल्ट निकाला जा सके, तो उसको हम क्या कहते हैं? सारणीकरण कहते हैं। अब सारणीकरण अगर आपको करना हो तो किन बातों का ध्यान देंगे, क्या क्या चीजों का ध्यान देंगे? सबसे पहले प्रेक्षणों की संख्या। देखो, डाटा अगर कम है, छोटा डाटा है, बड़ा डाटा है, जैसे मान लो 1 से काउंटिंग शुरू होके 1 लाख तक है, तो देखिए अगर बीच में अलग अलग रकमें होंगी तो बहुत सारा डाटा हो जाएगा, उसके लिए हमें अलग सारणी बनानी पड़ेगी। अगर मान लीजिए 1 से लेके 10 तक की अगर आपके पास प्रेक्षण है, आंकड़े हैं, तो हम उसको अलग तरीके से लेंगे। तो प्रेक्षणों की संख्या के ऊपर निर्भर करेगा। बारंबारता, यानी कोई डिजिट कितनी बार आ रही है, बार बार आ रही है, कितनी बार आ रही है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। और तीसरा है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह यानी जिस प्रकार से हम डाटा हम इकट्ठा करेंगे, सारणीकरण करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? उसके मिलान चिन्ह लगा लगा के करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रेक्षणों की संख्या, जैसे कुल घर कितने, व्यक्ति, संस्था, कुछ भी हो सकता है, वो कितने कितने हैं, ये प्रेक्षणों की संख्या है। आवर्ती यानी कोई भी डिजिट कितनी बार आ रही है, जैसे इसमें देखिए 50 को देखें, 1 2 3 4 टाइम आ गई। तो देखिए जैसे नीचे लिया हुआ 36 3 बार आया है, तो 36 की बारंबारता कितनी होगी भाई? 3 होगी। तो इस प्रकार से हम, ये हमारा आवर्तीकरण हो गया। तीसरा आ गया मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हमें हमारे पास डाटा होता है और उसमें हम मिलान करते हैं, यानी जैसे 5 है, 5 कितनी बार आया, उसके लिए मिलान चिन्ह लगा देंगे और एक सारणी के रूप में बनाया जाता है ताकि कोई भी आंकड़ा रहे नहीं और सही से मिलान हो जाए। सारणी जब बनाते हैं, इसके अलावा हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा? रेंज, यानी उनका परिसर कितना है, स्टार्ट कहां से डाटा हो रहा है और कहां जाके समाप्त हो रहा है, उनके बीच वर्ग अंतराल कितना है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, तो हम कहते हैं कि 10 का है। इसके अलावा वर्गांतरों की संख्या, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, उनकी संख्या कितनी है, तो इन चीजों पर हमें सारणी करते हुए पूरा ध्यान रखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये मिलान चिन्ह आ गया, जैसे 1 है तो 6 बार आया है, तो 5 तो यहाँ हो गया और 1 अलग से लगाना पड़ेगा और बारंबारता में 6 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 प्राप्तांक है प्रेक्षण का दिया इसने, तो ये भी 6 बार आया है। 5 आया तो 4 डंडे सीधे और 1 तिरछी लाइन से 5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट, बाकी जो इससे संबंधित लेसन है अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। और पढ़ें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचकर रहें। धन्यवाद।